हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये तीसरा लेक्चर है जो कि जैव विविधता टॉपिक से संबंधित है। इसको हम प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। यह हम महेश रोडवाल सर की एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और उसको कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसके। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। अर्थात विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जहाँ पर मिलते हैं, उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता अर्थात वनस्पतियों पादप और उनमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हें विविधता कहते हैं। तो वह जैव विविधता हो गई। आगे है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। तो ये याद रखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द कि जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियां की जो विविधताएं पाई जाती हैं, तो ये विविधता है। इसको बायोडाइवर्सिटी नाम अर्थात इन्हें जो विभिन्न प्रकार के वैरायटी पाए जा रहे हैं, इनको जैव विविधता कहा सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने। आगे देखते हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। क्यों कहते हैं? जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके आसपास लगभग साल भर जो भी जलवायु है समान होती है। तो यहाँ पे वर्षा लगभग दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है तो वनस्पतियाँ बहुत अधिक उगती हैं। यहाँ पे जीव जंतु भी इन पर निर्भर होते हैं। क्योंकि वर्षा बहुत होती है तो वनस्पतियाँ पेड़ पौधे बहुत उगे, उन पर निर्भरता जो जीव जंतुओं की वो भी उनका भी ग्रोथ बहुत अधिक हुआ। तो ये जैव विविधता के भंडार इसीलिए होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों पर उतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं पेड़ पौधों या जीव जंतुओं को उगने के लिए। तो उनमें अगर एक प्रकार के होंगे तो वो एक जीव जंतु ज़्यादा होंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विविधता नहीं होगी। जैसे हम जितना ध्रुवों की ओर जाएंगे उतना विविधता कम होती जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक तापमान होता है और सर्वाधिक वनस्पतियों का ग्रोथ होता है। जबकि ध्रुवों पर इतनी अधिक विविधता नहीं होती, अर्थात विविधता ना के बराबर होती है। यहाँ पे नोट है कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 100+ राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये किस लिए किए जाते हैं? तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया? तो जैव विविधता दशक। दशक क्या होता है? 10 वर्षों का गैप, जो 10 वर्षों का ड्यूरेशन होता है उसे दशक कहते हैं। तो ये प्रश्न आ जाए कि जैव विविधता दशक किसे कहा गया? तो 2011 से 2020 तक, या 2001 से 10 तक। तो कौन सा? 2011 से 20 तक के दशक को जैव विविधता दशक कहा गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। हॉट स्पॉट क्या होता है? ऐसा स्थल जहाँ विभिन्न प्रकार की बहुत अधिक वनस्पतियाँ पाई जाएं, लेकिन वह क्षेत्र संवेदनशील हो गया हो, अर्थात वहाँ की वनस्पतियाँ और जो जीव जंतु हैं वो खतरे में हों, विलुप्ति की कगार पे हों, तो ऐसा क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट और निकोबार हॉट स्पॉट, जो कि सुंडालैंड हॉट स्पॉट का एक भाग है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट है कि ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहाँ स्थानिक जातियाँ, जिन्हें हम इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, उपलब्ध होती हैं तथा जैव विविधता अधिक होती है, अर्थात अत्यधिक उत्पादकता होती है, स्थानिक होती हैं और जैव विविधता अधिक होती है। वो क्या कहाँ होती है? उन्हें क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट। अर्थात
पश्चिमी घाट, जैसे भारत का ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं वहाँ स्थानिक प्रजातियाँ हैं और उनमें उत्पादकता बहुत अधिक, अर्थात जो भी वो प्रोड्यूस करती है वो बहुत अधिक होता है। और स्थानिक प्रजातियाँ अर्थात यहाँ पे जो विविधताएं हैं वहाँ कहीं बाहर से नहीं आई हैं, विविधता वहाँ की स्वयं की है, तो उसे हम जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। विश्व में 36 हैं और भारत में 4। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट और सुंडालैंड हॉट स्पॉट का ही हिस्सा है हमारा निकोबार सुंडालैंड हॉट स्पॉट, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब क्षेत्र आते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। अर्थात जैव विविधता से संबंधित प्राधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल, जैसे कोई जैव विविधता से संबंधित कोई मुद्दा आता है या अवैध किसी तरीके से कोई कार्य होता है, तो उसके लिए जो सुनवाई का केस कहाँ होगा, तो उसका एक प्राधिकरण स्थापित किया गया है, अर्थात जो जैव विविधता से संबंधित केसों को देखें, उनसे सुरक्षा के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, उनसे संबंधित जो भी मुद्दे आते हैं या मामले आते हैं उनकी सुनवाई करता है, तो वह चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित है और 2003 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे है भारत में लेह बेरी नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है, तो सीबक थॉर्न नामक पर्णपाती झाड़ी लेह बेरी नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, फैक्ट है। भारत में अति सघन वन हाईली डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। जैसे हमारा ये प्यारा भारत हो गया, तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसमें यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे जो वनों की सघनता है वो बहुत ज़्यादा है। वन क्षेत्र तो वैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्षेत्र में, जैसे ये क्षेत्र ही बड़ा है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो बहुत सघन है, तो उसकी हाई डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश। आगे है एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है, तो बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से। एम स्ट्रिप ये फैक्ट याद रखिएगा, एम स्ट्रिप के द्वारा बाघ के जो अभ्यारण्य हैं, वर्तमान में कितने बाघ के अभ्यारण्य हैं, तो 53, नया गुरु घासीदास, तो जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो एम स्ट्रिप बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि को इंग्लिश में प्रोटोकॉल कहते हैं, कब हस्ताक्षर किया, तो भारत ने जो जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल हुआ था उसको 23 जनवरी 2021 पर हस्ताक्षर किया। आगे देखते हैं, तो जैव सुरक्षा उपसंधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया, 23 जनवरी 2001 को, ये सन याद रखिएगा। यहाँ पे है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है, तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। अर्थात हम देखते हैं हमारे देश में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो आई, विदेशों से आई और वर्तमान में अपने आसपास अन्य विविधता को समाप्त कर दी। जैसे हम कहीं रास्ते में जाते होते हैं, देखते हैं बहुत सारी लताएं होती हैं जो इस तरीके से फैल गई होती हैं कि वहाँ सिर्फ वही एक लता दिखती है, अन्य जो झाड़ियाँ हैं वह समाप्त हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे खेतों में गाजर घास नाम से एक घास पाई जाती है, वो हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है, अमेरिका से हमने गेहूँ मंगाया था उसी के साथ वो आया था, तो अब वो जहाँ उगती है गाजर घास वहाँ अन्य प्रजातियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये उसी प्रकार का ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है जो कि जैव विविधता को कम करने लगता है, क्योंकि वो फैल जाता है, इस तरीके से फैल जाता है कि अन्य प्रजातियों को ढक देता है। जब उन्हें पोषण नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही वो समाप्त हो जाएंगी। आगे यहाँ पे है भारत में सिंह पुच्छ वानर, जिसे हम मकाक कहते हैं, प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, अर्थात जो सिंह मकाक होते हैं वो प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। अर्थात जो हमारा ये तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ के क्षेत्रों में पाया जाता है
जिन्हें मकाक कहते हैं, प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं। तो ये लोकेशन पूछा जा सकता है। तो अगर एक नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। अभी हमने देखा जैव सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया। तो 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम आया। अधिनियम का अर्थ यह हुआ कि अब कानून बना दिया गया कि जैव विविधता से संबंधित कोई भी काम कार्य करने के लिए उसमें एक कानून के तहत होगा। अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप अधिकरण में जा सकते हैं, और वह अधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में 2003 में। यहाँ पे एक फैक्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा, साउथ बटन द्वीप, जैसे हमारा ये अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे जो साउथ बटन द्वीप है वह सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो जंगलों में होते हैं, उसके फल खाते हैं, उसके बीज वहीं गिरा देते हैं। तो ये जो पुराना पेड़ है ये एक समय तक ही तो रहेगा, लेकिन वो जब बीज गिरा जाता है तो नए नए वृक्ष सीजन में उग जाते हैं। तो इससे पुराने वृक्ष तो चले जाते हैं, उस आसपास नए वृक्ष आ जाते हैं और वन सतत बना रहता है। लेकिन वो जो डोडो पक्षी था उसके समाप्त होने से वो जो फल खाता था वो खाना जब कोई है ही नहीं तो खाएगा कौन? तो फल के बीज अन्य जगहों पर नहीं गए, तो वो जो स्थान विशेष था वहीं पर वो रह के इसके बाद जैव विविधता ही उसकी समाप्त हो गई। तो वो डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में बहुत सारे ड्रोन से बहुत सारे जंगलों में ऐसे पेड़ पौधों के बीज गिराए जाते हैं, ताकि जहाँ दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ जंगल हैं, जहाँ मानव प्रत्यक्ष रूप से नहीं उतना जा सकता, वहाँ पे वो बीज गिरा दिए जाते हैं ड्रोन के माध्यम से, ताकि उग जाएं और वन बने रहें। तो ये प्रजातियाँ जो हम मानव कृत्रिम रूप से कर रहा है, पक्षी उसे प्राकृतिक रूप से करते हैं, जैसे मॉरिशस में डोडो पक्षी किया करता था। आगे है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम की बात हो रही, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी है। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कभी बारी आई कि समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तो मन्नार की खाड़ी है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कच्छ की खाड़ी है। जैसे हमारा ये गुजरात का क्षेत्र है, तो ये कच्छ की ये खाड़ी, ये कच्छ का रण है, ये कच्छ की खाड़ी है। तो इसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और वैसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है, जिनमें पहला है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो हम देखते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। तो ऐसे ये पूर्वी क्षेत्र में इंडो बर्मा क्षेत्र जिसे कहते हैं, पूर्वी हिमालय, और ये पश्चिमी घाट, और ये निकोबार द्वीप का क्षेत्र जो कि सुंडालैंड का भाग है। सुंडालैंड इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ सब क्षेत्रों के हॉट स्पॉट है, जिसका एक हिस्सा निकोबार में भी है। आगे है, यहाँ पे है कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रूट बैट, इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, अर्थात वो एक चमगादड़ों की एक प्रजाति है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, उनको देखते हैं। तो जो ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट वो चमगादड़ों की एक प्रजाति है, जो कि उड्डयन वल्गुल नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। अर्थात रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये कुछ प्रजातियों की लिस्ट जारी करता है कि कौन बहुत खतरे में है, कौन कम खतरे में है। जैसे
क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सब की जो लिस्ट जारी करता है वो IUCN जारी करता है। आगे देखते हैं, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। तो किसकी बात हो रही है, गिद्धों की संख्या में कमी। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम, यह जानवरों को उनके पेन किलर के रूप में दिया जाता था, डाइक्लोफेनेक सोडियम को, जिससे गिद्धों की प्रजातियों में कमी आ गई। जब जैसे पहले जीव जंतु जब मर जाते थे तो उनको ऐसे खुले स्थानों पर एक अलग जगह फेंक दिया जाता था, जिससे गिद्ध उनको खाते थे। तो जब जानवरों को डाइक्लोफेनिक नामक सोडियम दिया जाता था, पेन किलर, तो वो जैव भार के रूप में उनके अंदर उपस्थित होता था, जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो जब गिद्ध उनको खाते थे उनके शरीर में चला जाता था और उनकी वो जेनेटिक को ही समाप्त कर देता था कि आगे जनरेशन बढ़ ही नहीं सकती, तो इससे जनसंख्या में कमी आ गई। आगे है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वल्लभगढ़ हरियाणा में। तो याद रखिएगा, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड वल्लभगढ़ हरियाणा में है। आगे है, वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फलगेंस है। तो एलुरस फलगेंस किसका नाम है, रेड पांडा का। ये हमारे पूर्वोत्तर जो भारत है उस क्षेत्रों में, मानस, काजीरंगा, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यानों में। तो ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है रेड पांडा। इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, एलुरस फलगेंस। तो याद रखिएगा, एलुरस फलगेंस रेड पांडा का जूलॉजिकल नाम है, जो कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के उपमहालवलयी क्षेत्रों में। तभी हमने देखा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। लद्दाख में हम देखते हैं ना बहुत ऊंचे ऊंचे स्थल हैं, तो वहीं पे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे ऊंचा है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। तो किस समूह के जीव, नाइट्रोसोमोनास प्रकार के जीव, नाइट्रोसोमोनास प्रकार के जीव जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखिएगा, धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है। जैसे हम देखते हैं ना, जब हम धान लगाते हैं तो उनकी जड़ें नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती हैं, अमोनिया के रूप में। अर्थात अमोनिया, जैसे हम मीथेन गैस निकलती है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि यहाँ बहुत पानी भरा होता है, तो मीथेन गैस निकलती है, लेकिन यह नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो 78 ऑक्सीजन तो हम लेते हैं सीधे रूप में, लेकिन हम और 78% नाइट्रोजन अगर हम सक करेंगे तो हम 78 के 78 बाहर कर देते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से ना मानव द्वारा लिया जा सकता है ना पेड़ पौधों के द्वारा। इसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा जड़ों के माध्यम से दलहनी फसल लगा के माइकोराइजा वगैरह, ये सब दलहनी फसलों, ये नाइट्रोजन को सक करते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये जो दलहनी फसलें होती हैं, इनमें ऐसी गांठें पाई जाती हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, और नाइट्रेट के रूप में यह मिट्टी में मिल जाती हैं और पौधों को प्रदान करती हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया के द्वारा यह कार्य होता है, जो 78% वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको ये सक करती हैं। आगे है कि जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है, पौधों की जड़ों के माध्यम से। जैसे जो भी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कुछ भी है जो, लेकिन रासायनिक जो तत्व हैं वह पौधों की जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधों में जाते हैं। जैसे मिट्टी में जो भी तत्व मिले होते हैं पौधों की जड़ों से ही जाते हैं। ये नहीं कि पत्तियां सीधे सोख लेती हैं नाइट्रोजन को या फिर कोई तत्व को, उनको जड़ों के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया इसको
नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनियम, जो भी उनको जिस रूप में ग्रहण करें उसको बदलने में सहायक होते हैं। आगे है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अपना पूर्वोत्तर भारत है वो वहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, वहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, तो इसीलिए वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जिसे हम भारत की जैव विविधता का द्वार कहते हैं। तो बहुत अधिक जैव विविधता पूर्वोत्तर भाग में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है, लेकिन द्वार के रूप में बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता है। आगे है, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा, फैक्ट है। आगे है, जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय के रूप में। हम जानते हैं कि जब वनस्पतियों का निर्माण हुआ शुरू में, तो सबसे पहले ये मांस लाइकेन के रूप में हुई, फिर छोटी छोटी झाड़ियाँ, फिर उससे बड़ी झाड़ियाँ, फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे, फिर एक स्थिति आती है जब पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं, अब पेड़ इनसे बड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसका चरम सीमा होती है। तो जैसे हम इसे प्रीमियम कहते हैं, जो बीच के क्षेत्र बढ़ते हैं जिनमें बदलाव होता रहता है, जो शुरू का आता है, जो पहला स्टेज होता है जिसे प्रीमियम कहते हैं, और जो बीच में बदलते रहते हैं उन्हें सीरल कम्युनिटी कहते हैं, और जो जिनमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अस्थाई हैं कि पेड़ इससे बड़े नहीं होंगे, और जो परिपक्व हैं कि जितना बड़ा होना था वो हो चुके हैं, और ये बहुत जटिल है, इसमें देखिए परिवर्तन हो रहा है लेकिन ये बहुत जटिल है, और ये दीर्घकालिक होता है कि ये मान लीजिए 5 साल ये है तो इसके बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कम से कम कई कई 100 सालों तक रहते हैं कुछ वृक्ष, तो ये दीर्घकालिक भी होते हैं, और इन्हें हम चरम समुदाय कहते हैं, अर्थात क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो प्रीमियम कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर। जैसे ये दक्षिण भारत है तो जो तमिलनाडु का क्षेत्र है इसके नीचे मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, तो ये मन्नार की खाड़ी को सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे है, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है? तो नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? नारियल के पेड़ को। आगे, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पक्षियों का स्वर्ग क्यों? क्योंकि जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं, जो ये अपना रूस है वहाँ से साइबेरियाई पक्षी सर्दियों के मौसम में यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक आ जाते हैं, तो यहाँ पे इतने पक्षी होते हैं जिन्हें हम पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, उनके अनुसार यहाँ इतनी अनुकूल स्थितियाँ होती हैं, और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, भरतपुर में। आगे देखते हैं, यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से बाणगंगा तथा गंभीरी नदी प्रवाहित होती है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की नदियों के पास है तो बाणगंगा और गंभीरी नदी। यहाँ पे है आगे, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति जिन्हें हम इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं, वो स्थल कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे ये कोई प्रश्न रहा होगा, इसको यहाँ रखा गया है। एक्स सिटू और इन सिटू जान लीजिए, जैसे कोई ऐसा क्षेत्र या कोई जहाँ बहुत सारे जैव विविधता पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको हम वहीं संरक्षित कर दें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, जैव मंडल के रूप में, या कोई बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, और वहीं कुछ ऐसे हम अलग से कृत्रिम रूप से स्थान बनाए जहाँ तापमान कम कर दें, वहाँ उस बीज को संरक्षित करने के लिए, उस पौधे को संरक्षित करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाए, अलग से कोई लैब बनाकर, जैसे उद्यान बनाकर अलग से, जो उसका प्राकृतिक रूप से ना हो, वहाँ पे कुछ तकनीकी सुधार कर दिए जाएं, तो यह मानव निर्मित हो गया पूर्णतः, जिसे हम एक्स सिटू कहते हैं, और जिसको जो जीव जंतु वनस्पति जो जहाँ पाई जाती है उसको कोई और उस पर अतिक्रमण ना करे, इसलिए उसको संरक्षित कर दिया उसी जगह पर, तो यह
स्वस्थानिक संरक्षण पद्धति है। और बाह्य स्थानिक पद्धति वो है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रजाति है, एक दो बची हैं, उसको उस उद्यान में या उस जगह पे संरक्षित करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको अलग स्थान पे लाके उसको संरक्षित किया जाता है, जिसे बाह्य स्थानिक कहा जाता है। एक्स सीटू। आगे है कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण। अभी हमने देखा किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो बाह्य स्थानिक संरक्षण पद्धति। अभी हमने देखा कि मान लीजिए कहीं कुछ बहुत ज़्यादा संकट हो, उसको वही स्थान पर संरक्षित करना पॉसिबल ना हो, तो किसी अन्य स्थान पर ले आते हैं। तो जो अन्य स्थान पर मानव निर्मित स्थान बनाए जाते हैं, उन्हें हम बाह्य स्थानिक संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18, जिनमें से 12 यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो याद रखिएगा भारत में कुल कितने हैं? 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी। आगे है यहाँ कुछ बायोस्फीयर राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, टाइगर रिजर्व दिए हैं, इसको जल्दी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दाचिगम, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, किश्तवाड़ काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। वन्यजीव अभ्यारण्य शीत मरुस्थल होकेरसर, सुरिनसर, मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कोई टाइगर रिजर्व नहीं पाया जाता है। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस हाई भी कहते हैं, और वन्यजीव चांगथांग। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य कालेसर और नाहर। राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत बड़ा क्षेत्र तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं कुछ ज़्यादा होती हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो जहाँ आवश्यकता है लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक की आवश्यकता नहीं है, तो उसी एक राष्ट्रीय उद्यान के विस्तृत क्षेत्र को हम वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रजातियां मुख्य रूप से तो नहीं जाती, लेकिन हाँ इक्का दुक्का पाई जाती हैं। आगे है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिम बालबारा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, ये पहला वाला याद रखिएगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन यहाँ कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये उत्तराखंड का जरूर याद रखिएगा। आगे है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। अब राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व था, जो कि हाल ही में बना है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान जिसे कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ब्लैकबक वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए उन्हीं राष्ट्रीय जो पार्क हैं उनको हम वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह दे रहे हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र को तो हम आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित कर रहे हैं। जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जंगली गधा वाला, यहाँ का ये प्राकृतिक निवास है जंगली गधों का। तो ये गुजरात में है कि गिर के वनों में पाया जाता है जंगली गधा। आगे है महाराष्ट्र में संजय गांधी जिसे हम बोरीवली, पेंच, तडोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा या दांडेली, चंदोली, ये राष्ट्रीय
नेशनल पार्क है तो संजय गांधी, ताडोबा और पेंच नेशनल पार्क, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फन सड, बोर, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा, करनाल पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, करहांदला, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये उतने महत्वपूर्ण है, लेकिन कलसूबाई याद रखिएगा। यहाँ पे है मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा, ये सब टाइगर रिजर्व हैं जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे है गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, उसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। कर्नाटक में है नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर नेशनल पार्क है। दांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, तालकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी, जिसे हम काली भी कहते हैं, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, ये टाइगर रिजर्व हैं। केरल में अनायमुडी, इराविकुलम, मथिकेट्टन 16, पराविकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हैं। थडेक्कड पक्षी अभ्यारण्य, इडुक्की, नेयार, पराविकुलम, मालाबार और पेरियार वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है, पेरियार और पराम्बीकुलम। यहाँ पे है कि एक नोट है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे साइबेरियन क्रेन नामक प्रजाति जो कि प्रवासी पक्षी है, आश्रय स्थल है, वह मॉन्ट्रिक रिकॉर्ड में भी शामिल हैं, जो कि ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रिक रिकॉर्ड में शामिल है और ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मॉन्ट्रिक रिकॉर्ड में शामिल हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ पे तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली, मुग्रावनी वन्यजीव अभ्यारण्य में नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर सानी, कवल टाइगर रिजर्व और अमरावती टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है। और वन्यजीव अभ्यारण्य कोडई कनाल, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम एक टाइगर रिजर्व भी है। कलाकाड, वेदांग थगल, विलनाडु, मधुमलाई, अर्थात जो मलाई टाइप की चीज़ें आपको दिखेंगी वो तमिलनाडु में पाई जाएंगी। और कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्ली पुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सब तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। तो 3 हैं, राजीव गांधी, पापीकोंडा और वेंकटेश्वर। कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट नागार्जुन और सागर श्रीशैलम, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, जिसे कुटरू भी कहते हैं, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, ये 53वां टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में बना है। और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। अचानकमार, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है। इंद्रावती, अचानकमार और गुरु घासीदास अभी हमने देखा। उदंती, सीता नदी, ये सब टाइगर रिजर्व हैं। आगे देखते हैं। ओडिशा में भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। 2 हैं, भितरकनिका चिल्का गहीरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। और 2 टाइगर रिजर्व हैं, सिमलीपाल और सतकोसिया। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, जिसे हम न्योरा वैली भी कहते हैं, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है। चपरामारी, वल्लभपुर, चपरामारी, ये
वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुंदरबन और बुक्सा टाइगर 2 रिजर्व हैं। आगे है त्रिपुरा में अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन, जिसे राजबरी भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। गुमटी सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। मिजोरम में मुरलेन फवंगपुई, जिसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ये मिजोरम में है, राष्ट्रीय उद्यान है। दम्पा थोरांग टलांग ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, और दम्फा टाइगर रिजर्व है जो कि मिजोरम में है। मणिपुर में केबुल लामझाओ ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कोई वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, कोई टाइगर रिजर्व नहीं, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है। नागालैंड में इंटाकी, इसको याद रखिएगा क्योंकि नागालैंड में है। और फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो नामदफा और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। पखुई सेसा आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य है। नामदफा पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व है। 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे देखते हैं असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग अभी हाल ही में बना है, नाम परिवर्तित हुआ इसका। नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई ये राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि असम के हैं। दीपोर बील, पूर्वी कार्बी अंगलोंग, लाखोवा ये वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व हैं। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। किताम पांगोल खां वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे है मेघालय में बालफक्राम नोकरेक, ये नोकरेक याद रखिएगा जो कि गारो पहाड़ी में है, राष्ट्रीय उद्यान। नोंगखलैम सिजू बाघमारा, जिसे हम पिंचर प्लांट भी कहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य है। झारखंड में एकमात्र बेतवा नेशनल पार्क है। वन्यजीव अभ्यारण्य डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोपचंची पलामू टाइगर रिजर्व भी है झारखंड में। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य कई हैं जैसे भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला। पटना याद रखिएगा, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में है। दुधवा और पीलीभीत 2 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि सबसे अधिक हैं। बांधवगढ़ फॉसिल नेशनल पार्क जो कि मंडला में है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे हम पेंच नेशनल पार्क भी कहते हैं, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार, डायनासोर, कूनू नेशनल पार्क। हाल ही में हमने देखा यहाँ पे चीता लाया गया है अफ्रीका से। आगे है यहाँ पे बोरी, गांधी सागर, सोन घड़ियाल, राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय धुबरी और पेंच टाइगर रिजर्व हैं। अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट ये भी हमने देखा, झांसी की रानी मरीन और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभ्यारण्य टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे है। वो छोटे छोटे में बांटा गया है, क्षेत्रफल में तो नहीं है, बस अलग अलग। और दिल्ली में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं, नेशनल पार्क नहीं है। एक असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं। ये असोला भट्टी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए आप देख भी लीजिएगा इसको। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया।
और इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में, और एलिफेंट 1992 में। याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे और कुछ दिया गया इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको दिया गया है, 12 यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। तो नीलगिरी, जो कि हमने देखा था ना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तीनों की जो कॉमन क्षेत्र हैं, अर्थात ट्रायंगल पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यह 2000 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है, ये 2001 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में शामिल हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल ओडिशा में है, 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। और सिमलीपाल ओडिशा में है, 2009 में शामिल हुआ। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की सीमा पर है, 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार में, अर्थात ये ग्रेट निकोबार ही बायोस्फीयर रिजर्व है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में है और 2018 में शामिल हुआ। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 2020 में हाल ही में शामिल हुआ। आगे है यहाँ कुछ इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। भारत में प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1986 में। हमने भी देखा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कार्टाजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से, अर्थात कार्टाजिना जो प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसको। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवंशिक विविधता के लिए जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्यों में, अर्थात अगर उनकी आनुवंशिक विविधता को हम बचा के रखेंगे तो जैव विविधता बची रहेगी। आगे, भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर और पनवार ने, जो कि हमने देखा था ना, भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो किसने किया था? रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है? कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा अरीबादा किससे संबंधित है, फैक्ट है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है। हम देखते हैं ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक संस्था है, उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उसका मुख्यालय ओस्लो है, जो कि ओस्लो नॉर्वे में है। यह यूरोपियन कंट्री है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में, अभी हमने देखा 11 नेशनल पार्क है। यहाँ पे आगे देखते हैं। जैव सुरक्षा का कार्टाजिना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण एवं, क्योंकि जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। आगे है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी शहर कहाँ है? जामनगर, जो कि गुजरात में है। तो याद रखिएगा, प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, मरीन अर्थात सागरीय जैव विविधता का जो सेंटर है वो जामनगर है, जो कि गुजरात है। इसे हम NCMB भी कहते हैं। आगे, उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। ड्रैको एक छिपकली की प्रजाति है जो उड़ती है, वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। पश्चिमी घाट कहाँ है? ये गोवा से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र पे पश्चिमी घाट का विस्तार है। आगे है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अभी भी हमने देखा था नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जो कि 1936 में बना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। अब बदलने की बात हो रही है कि इसको रामगंगा कर दिया जाए या फिर अन्य नामों से रामगंगा नाम से चर्चित है, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। आगे है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप जो कि सिसेल्स में है। सिसेल्स कहाँ है? हिंद महासागर में मेडागास्कर के आसपास जो द्वीप है वहीं एक सिसेल्स द्वीप है, जो कि उसी में एक कजिन द्वीप है, वो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पे है, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य अर्थात जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थापित किया है? वेदांथंगल तमिलनाडु में। तो वनारण्य क्या होता है? एक जंगल बनाया गया जो पक्षियों के लिए है, वो तमिलनाडु में है, वेदांथंगल में है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है किन 3 राज्यों में है? हमने अभी देखा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंघा। तो फैक्ट याद रखिएगा। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ और होल्स। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पे किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है? डॉल्फिन को। जो डॉल्फिन मछली होती है उसे गंगा नदी में उसका टाइगर की उपमा दी गई है। यहाँ पे प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य जैसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है, रंगन थिट्टू पक्षी विहार मांड्य कर्नाटक में है, वेदा थंगल पक्षी विहार अभी हमने देखा कांचीपुरम तमिलनाडु में है, नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर में है जो कि आंध्र प्रदेश में है नेल्लौर, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम तो और है, स्थान कहीं और है। सलीम अली पक्षी विहार चेराओ में है जो कि मांडवी नदी के पास है, मांडवी नदी गोवा में बहती है। आगे है कौंडिन्य पक्षी विहार चित्तूर में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास है जो कि ओडिशा में है। कुमारा काम पक्षी विहार या वेम्बनाद पक्षी विहार कोट्टायम है केरल में। यहाँ पे एक है कि यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैवमंडल अर्थात मानव एंड बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम शुरू किया था। तो कब किया था? वर्ष 1971 में। तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का तीसरा लेक्चर था जो कि जैव विविधता टॉपिक से संबंधित था। इसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, पक्षी अभ्यारण्य देख लिए, कौन कितने महत्वपूर्ण है ये देख लिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी जैव विविधता से देख ली। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।